जय श्री राम भाई लोगों। आई हिमांशु वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल करंट मुद्दे। सो आज की वीडियो में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे क्वांट के। आप वीडियो पॉज करना, खुद ट्राई करना एंड देन फिर आगे सॉल्यूशंस देखना, ठीक है। अभी सीजन में काफी कम टाइम रहा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। कुछ अच्छे सवाल लिए हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है ये, तो वीडियो पूरी देखना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। At the beginning of day one of a month, Rajesh has 500 eggs. He sells 20% of the eggs. By the end of the day, he and added B% of the eggs at the beginning of the next day. अच्छा, मतलब पहले तो 20% का सेल करता है, नेक्स्ट डे 20% ऐड करता है, ओके। एंड वापस से क्या करता है, 20% सोल्ड करता है और नेक्स्ट डे क्या करता है, वो पैटर्न कंटिन्यूड रहता है थर्ड डे के लिए भी, ठीक है। तो लास्ट में उसके बाद क्या होता है, 1024 एग्स रहते हैं। तो वैल्यू ऑफ, तो उसकी जो वैल्यू थी टोटल कितनी थी, ठीक है। बी का मान बताना है, द वैल्यू ऑफ बी%। बी परसेंट की वैल्यू पूछा, ओके। तो करते हैं इस सवाल को अपन। देखो कैसे करेंगे। पहला तरीका तो हमारे पास ये है कि हम बाय ऑप्शन चेक करें, ओके। तो अगर मैं बाय ऑप्शन जाऊं तो ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, क्योंकि अगर किसी को बेसिक्स नहीं अच्छा तो वो उसको बाय ऑप्शन करेगा। आप वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करो एक बार, ठीक है। ये बेसिक चेक करने वाला क्वेश्चन है, सिर्फ परसेंटेज का खेल है सारा। अगर किसी ने परसेंटेज अच्छे से पढ़ रखी है तो उसको अच्छे से कर पाएगा, वरना तो दिक्कत आएगी। चलो करते हैं। अगर मैं इसको बाय ऑप्शन करता हूँ और मैं फर्स्ट ऑप्शन ही चूज करता हूँ कि 100 देते हैं, कि सपोज के पास 20% एग उसने जोड़े थे, उसके पास इनिशियल एग्स थे उसके पास 500, उसने 20% सेल कर दिए। 20% ये 20% उसने सेल कर दिए, ठीक है। 20% का मतलब 100 उसने सेल कर दिए, बचे 400। 400 के बाद उसने 20% का इंक्रीमेंट कराया, यानी 100% का अगर इंक्रीमेंट करूंगा तो वो चीज कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी। 800 के बाद वो वापस कह रहा है कि उसने 20% का वो कर दिया, लॉस सॉरी सेल कर दी तो बचे कितने उसके पास, 20% होता है 160, यानी 640। अगर 640 बचा तो ये थर्ड डे क्या करेगा, थर्ड डे वापस से 20% का इंक्रीमेंट करेगा, विच इज 100%। 100% का इंक्रीमेंट करेगा तो वो कितना हो जाएगा, 1280। अब वो क्या करेगा, 1280 पर 20% का सेल कर देगा, 20%। तो बचे कितना उसके बाद 80%, तो इसका 80% कितना होगा, 256 माइनस कर देंगे। तो 256 माइनस करें तो कितना होगा, 24, 1024, ठीक है। अब माइनस कर लेना, एक 1280 में से 1256 माइनस कर लेना, ठीक है। तो 1024 आ जाएगा, यानी ऑप्शन वन मेरा करेक्ट है। अब ये तो हो गया देखो बाय ऑप्शन, ठीक है। बट आप इसको चाहो तो इसको बेसिक से भी अच्छे से कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लेंथी मेथड हुआ है या ऐसा कुछ। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 500 एग्स थे, ठीक है, उसके बाद मैंने उसमें से 20% सेल कर दिए, मेरे पास 400 बचे। 400 के बाद मैं कह रहा हूँ कि यार मैं उसको अब वापस से 20% इंक्रीमेंट करा, तो इंक्रीमेंट करने के बाद जो न्यू वैल्यू आएगी वो 1+B% हो जाती है, ठीक है। उसके बाद मैं उसको क्या कर रहा हूँ, 4/5 बच रहे हैं मेरे पास। इसके बाद मैं सेल कर रहा हूँ कितना, 20%, तो बचा कितना, 4/5 बचा। अब यहाँ तक कुछ वैल्यू आएगी, डे खत्म। यहाँ पर मेरे पास सेकंड डे खत्म। देखो ये फर्स्ट डे यहाँ तक खत्म हो गया, उसके बाद ही सेकंड डे यहाँ तक खत्म हो गया। थर्ड डे क्या करूंगा, सुबह मॉर्निंग में उठूंगा और इसका मैं, ये जो बच्चे हैं मेरे पास ये वाले, इसका मैं 20% वापस से इंक्रीमेंट कर दूंगा, तो वो 1+B% हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद वापस में 20% सेल कर दूंगा, तो मेरे पास उसका 4/5 बचेंगे। और ये थर्ड डे तक का काम हो गया, हमें थर्ड डे तक का ही बताना है। तो इसके बाद उसके बाद जब वो रात को आता है घर पे, तो उसके बाद वो देखता है कि यार मेरे पास 1024 एक्स बचे हैं, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ इसे सॉल्व करना है। देखो क्वाड्रेटिक बनेगी कि नहीं बनेगी वो देखते हैं एक बार सॉल्व करके। देखो ये तो हो गया अपने पास 16, 16 से तो काटा, 16, 16 चिक्की 96, और ये चार छः तो छः 64, 1664 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25 है नीचे, 25 चौक 100 होता है, तो ये 16 वापस आ गया, तो 16 चौक 64, तो 4 आ गया। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि 1+B% का होल स्क्वायर बराबर मेरे पास 4 है। स्क्वायर रूट लूंगा तो ये दो हटा के स्क्वायर रूट लूंगा तो दो बच जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि 20% का मतलब होता है B/100, यानी 100+B/100। नीचे वाला 100 इधर जाएगा तो ये जाएगा 200। तो बी की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, 100। और हमें B% की पूछिए तो B% कितना हो जाएगा, 100%, ठीक है। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और आप में से काफी लोग इसको कर भी पाए होंगे। ये क्वेश्चन देखो।
ये आजकल काफी वायरल हो रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस। और जो आपके CHSL मेंस होने वाला है, ठीक है, उसमें भी काफी ज्यादा चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, और काफी लोगों के बाउंसर जाएगा ये क्वेश्चन अभी भी। ठीक है, तो काफी संभावनाएं हैं कि ये वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, और मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ ऐसे सवालों को करने का। ठीक है, बहुत अच्छे से हिट कर पाओगे आप, ध्यान से सुनना। जिसको आता है एक बार वो ट्राई कर सकता है। बाकी सुनो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम क्वाड्रेंट से करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, हमें पता है कि ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ट्रिगो में ये मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये सबको पता होगा बेसिक। अब वही चीजें किसी को अगर ये वाले बेसिक भी नहीं पता ना, तो फिर भाई उससे नहीं होगा, ये सवाल पक्का नहीं होगा। देखो, हमें क्या पता है कि जब हम x की बात करते हैं, देखो फर्स्ट वाली ये वाली टर्म चेक करते हैं हम। जब x की बात करते हैं, हम बस ये देखेंगे कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कैसे चेक करेंगे, देखो साइन 130 है, हमें पता है कि 90 तक की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में आती है, और 90 के बाद वाली वैल्यू जो है प्लस 90 के बाद वाली वो सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। तो यहाँ 130 जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और साइन का जो 130 थीटा होता है, साइन का 90 प्लस थीटा होता है, वो मेरे पास ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा ठीक है, कॉस 80, कॉस 80 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस 80 पॉजिटिव होता है। इट मींस मैं कह सकता हूँ कि जो एक्स के लिए, कि एक्स है जो हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, यानी एक्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ गए? तो यहाँ से भी हम हिट कर सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा देखो, यानी हम वाई की चेक करेंगे। वाई के बारे में, ये जो वाई की टर्म है ये वाली, देखते हैं इसमें से कौन सा होगा। वाई के लिए हमें क्या, अब एक बार है ना वापस से पॉज करो, चेक करो कि वाई पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सेम वे में। ठीक है, देखो हमारे पास साइन 80 डिग्री दे रखा है, हमें पता है साइन 80 डिग्री यहाँ लाया करता है, तो साइन यहाँ अभी भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, कॉस 130, यहाँ जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इट मींस कहने का मतलब ये है कि जो कॉस भी क्या होगा, 130 डिग्री, 130 डिग्री यहीं आएगा, और कॉस जो है यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्लस इंटू जब माइनस करते हैं किसी भी संख्या में, तो हमेशा नेगेटिव आता है, तो हम कह सकते हैं कि y जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया दोबारा से, यानी थर्ड भी ऑप्शन भी गया, फोर्थ ऑप्शन भी गया। अच्छा, थर्ड वाला देखो, थर्ड चीज किसके लिए चेक करनी है, हमें z के लिए चेक करनी है, क्योंकि तो z का दिया हुआ है, तो z का चेक करना है हमें। तो z बराबर दिया हुआ है भाई 1 प्लस एक्स वाई। अब ये कैसे चेक करेंगे कि ये भाई ग्रेटर देन 1 होगा, या 0 से 1 के बीच में होगा, या 0 से ऑलवेज बड़ा होगा, वो कैसे चेक करेंगे। देखो, हमें x के बारे में क्या पता है कि अगर मैं x की कोई भी वैल्यू लूं, देखो अगर साइन की, अगर मैं रेंज की बात करूं, साइन साइन और कॉस की जो रेंज की बात करूं, वो कहां से कहां तक होती है, -1 से और 1 के बीच में होती है, ये सबको पता है। अगर मैं साइन 130 की बात करूं, तो x के बारे में बात करता हूँ, ये x वाली टर्म के बारे में। अगर मैं x में बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर x वाली में साइन की वैल्यू 130 है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आएगी तो पॉजिटिव ही, क्योंकि पॉजिटिव नंबर होता है, हमें यहाँ पर पता है। तो मैं, इतना पता है कि मुझे ये वैल्यू जो है ना, ये 0 से तो बड़ी है ये वाली वैल्यू, और 1 से तो छोटी है, इतना तो मानते हो, क्योंकि एक होगा, एक होगी तो वो 90 डिग्री पे होगी, इसलिए बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने, छोटा ब्रैकेट लगाया। तो हमें इतना पता है कि जो साइन 130 होगा वो किसके बीच में होगा, वो इसके और इसके बीच में होगा। मैं कहता हूं कि कोई भी वैल्यू ले लो आप यार, मैं 1/2 ले रहा हूँ, 0 से 1 के बीच वाली। ठीक है, एक्स में बात कर रहा हूँ मैं, एक्स का सेकंड टर्म है मेरे पास कौन सी, कॉस की, कॉस 80। हमें पता है कि यार कॉस 80 जो है ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर, तो ये भी 0 से 1 के बीच में होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये भी कितना है, 1/2 मान लेते हैं। हालांकि होता नहीं है, मैं बस एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ रेंज चेक करनी है हमें कि कहां से कहां तक है। तो मान लो कि ये भी कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है, अब y के लिए सेम चीज चेक करो आप, y के लिए भी चेक करो। अब मान लो y के लिए मैं बोलूँ कि यार y के लिए साइन 80 जो है, सेम वे में मेरे पास 0 से 1 के बीच में होगा। वैसे तो साइन की रेंज क्या होती है, -1 से 1, बट साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो 0 से तो बड़ा होगा, डेफिनेटली 1 से छोटा होगा, क्योंकि एक वैल्यू किस पे होती है, 90 पे होती है। तो यहाँ भी मैं कह सकता हूँ कि वैल्यू 1/2 है। अब बारी आती है cos 130 की। हमें पता है कि cos 130 नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है तो पता है कि मिनिमम वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, -1 होती है। तो -1 तो होगी नहीं, वो -1 तो होगी नहीं, तो -1 से तो बड़ी होगी कोई वैल्यू, और 0 से क्या होगी, छोटी होगी। तो इस बीच में मैं कह देता हूँ कि ये वैल्यू -1/2 है, 0 से -1 के बीच में आती है 1/2। रफ आइडिया लिया मैंने, 1/2, आप 1/4, 1/8 कुछ भी ले लो माइनस में। अब वो सब वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो। 1 प्लस एक्स में क्या है, साइन 130 कॉस 130, यानी 1/2, 1/2 रखूंगा तो 1/4 हो जाएगा।
वाई में 1/2 और -1/2 रखूंगा, 1/2 इंटू -1/2, ठीक है। तो ये 1 बटे -1/4 हो जाएगा जी, -1/16, तो 1 - 1/16 क्या होगा, 15/16। आप यहाँ 1/2 नहीं, आप 1/8 रख लो, 1/16 रख लो, कुछ भी रख लो, आपका जो सरदा वो रख लो, बस इस रेंज में होना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि जो z है वो क्या हो रहा है, z जो है 0 से बड़ा आ रहा है भाई, 0 से बड़ा आ रहा है, बट z जो है वो ऑलवेज, z जो है ऑलवेज 1 से छोटा होगा। आप कोई भी वैल्यू चेक करोगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि जो z की जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में। इट मीन्स ये वाला आंसर ना होकर के ये वाला होगा अपने पास, यानी ऑप्शन 1 मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने इतना खोल के बताया है, इतना समझाया है, तब जाके इतना टाइम लगा, बट आप आराम से चेक कर सकते हो कि साइन 130 है, कॉस 130 है, इस रेंज में आएगा, यानी दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे तो जो एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, वाई हमेशा लेस होगा। और जेड के लिए चेक करोगे तो आप सेम वे में ऐसे चेक कर सकते हो वैल्यू रख के, जो कि रेंज का खेल है सारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी लोगों के ये भी बाउंसर्स आने वाला है, क्योंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी सच बताऊं तो। ठीक है, ट्राई करो, बट वैसे भी ट्राई करना है आपको। देखो, हमें क्या दे रखा है कि एक बिजनेस करा, देखो इसको ना पहले ना इसका छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं यार, काफी लोगों को फिर दिक्कत आएगी इसको करने में। चलो कंसेप्ट समझते हैं छोटा सा पहले कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, पार्टनरशिप में हमारे पास एक होता क्या है, जैसे सपोज कि ABC 3 बंदे हैं, ठीक है, और उन्होंने A, B और C रेशो में इन्वेस्टमेंट करा, ओके, और उनका मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। और ये कब हुआ, जब उन्होंने 12 मंथ के लिए सेम, तीनों ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करा, सेम टाइम 12 मंथ, 12 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करा, यानी टाइम का कोई रोल नहीं, रेशो लिया हमने। क्योंकि फिर अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात करूँ, प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है अपने पास, टोटल प्रॉफिट होता है। तो टाइम यहाँ पर हर किसी का सेम है, तो जैसे मान लो यहाँ 12A करूंगा, 12B करूंगा, 12C करूंगा, तो सेम आ जाएगा, तो टाइम पे इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि टाइम तीनों के लिए सेम है। तो मैंने कहा कि यार तीनों ने A, B और C रेशो में इन्वेस्टमेंट करा, तो जो उनका प्रॉफिट होगा वो किस रेशो में बांटेंगे, वो कौन कितना लेगा, वो भी A रेशो B रेशो C में हो। लेट सपोज कि मैं कोई वैल्यू लूँ, जैसे 3, 5 और ये ले लो 2। ठीक है, ये ले लो। मैंने बोला कि यार 3 बंदे आए, 3, 5 और 2 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा, 12 मंथ के लिए उन्होंने मान लेते कि इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, इनका प्रॉफिट कितना हुआ, वही मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए इनका प्रॉफिट हो गया। अब एक चीज देखो कि मैं कहना चाहता हूँ कि यार 12 महीने बाद ए वाले बंदे को कितने रुपए मिलेंगे, तो हम कैसे बताएंगे कि भाई 10 यूनिट आपके पास प्रॉफिट हुआ है, 10 यूनिट की वैल्यू आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 10 की, यानी 10,000 रुपए हो जाएगी। जो पहला बंदा है उसकी जो प्रॉफिट है वो 3 यूनिट यानी 3 रेशो लेके जाएगा वो अपने घर पे, इट मीन वो 3,000 रुपए, 30,000 रुपए लेके जाएगा। बी वाला जो है 5 की वैल्यू 50,000 रुपए लेके जाएगा, और सी वाला जो है 2 यूनिट, इट मीन्स सी वाला कितने लेके जाएगा, 20,000 रुपए लेके जाएगा। आप चेक कर लो, 30, 20, 50 और 20, ठीक है, यानी वापस ये कितना हो जाता है, 1 लाख रुपए। ठीक है, तो रेशो किस रेशो में बटा है, जिस रेशो में इनकी इन्वेस्टमेंट है, कब, जब टाइम सेम है। अच्छा, एक टाइप इसमें क्या बनता है वो देखो, कि इन्होंने मान लो कि 3:5:2 में इन्वेस्टमेंट करा, मान लो, बट ये जो बी और ये जो सी है ये ऐसे बोलते हैं कि मैं सिर्फ आज पैसे दूंगा और 12 महीने बाद आके, ठीक है, अपना प्रॉफिट में हिस्सा ले जाऊंगा। काम किसको करना है, ए को करना है। अब भाई ऐसे तो है नहीं कि कोई खाली पेट तुम्हें, मतलब बिना काम करे तुम्हें कुछ दे देगा, कुछ भी काम तो करना पड़ेगा ना। तो ए बोला कि ठीक है मैं काम करूंगा, बट मैं क्या करूंगा, मैं हर महीने 500 रुपए सैलरी लूंगा, जितना भी प्रॉफिट होगा। हमें पता है कि 12 महीने बाद प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कह रहा है कि मैं 12 महीने तक 500 रुपए सैलरी लूंगा, और उसके बाद, ये तो सैलरी होगी, उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो हम अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटेंगे, जैसा हमने यहाँ बांटा। ठीक है, तो 12 महीने बाद का क्या सीन है कि जो ए है, ए की सैलरी कितनी हो जाएगी, 12 × 500, इट मीन कितना हो जाएगा, ये 6,000 रुपए, यानी 6,000 रुपए ए ने सैलरी ले ली 1 लाख रुपए में से। तो जो मनी हमारे पास बची वो कितनी बची, 94K, ये 94,000 रुपए बची। ये 94,000 रुपए ABC जो है कितने रेशो में बांट लेंगे, 3:5:2 में बांट लेंगे। इट मीन इस केस में 10 रेशो की जो वैल्यू होगी वो 94K हो जाएगी भाई। 1 यूनिट की वैल्यू 9400 हो जाएगी। अगर मैं 3 यूनिट की बात करूंगा तो 3 यूनिट की वैल्यू 9400 इंटू 3 हो जाएगी, जो कि कितना होगा, 4×3 = 12, 27, 28, यानी ए को कितने रुपए मिलेंगे एज एन इन्वेस्टमेंट रेशो, 28,200 प्लस 6,000, ये तो 6,000 ये और जोड़ दो,
तो ए को जो फाइनल अमाउंट जो मिलेगा 12 महीने बाद वो मिलेगा 8, ये कितना हो गया 34, तो 34,200 रुपए ए को मिलेंगे। इनको कितने मिलेंगे, इनको मिलेंगे 5 यूनिट की वैल्यू 9400 इंटू 5 मिल जाएगा, ठीक है 47,000 मिल जाएंगे इसको। और इसको कितने मिलेंगे 2 यूनिट की वैल्यू 8 और 1 9, ठीक है इसको इतने मिल जाएंगे। तो इन दोनों तीनों को जब सम करूंगा तब भी कितना आएगा मेरे पास 94,000 आएगा। और ए अपनी सैलरी ले रखा है तो ए को सबसे ज्यादा मिलेगी क्योंकि ए ने क्या है सैलरी भी उठाई है, ठीक है। तो ये चीज समझे आपकी भाई, जब सैलरी वाला केस होता है तब क्या करते हैं कि जो भी टोटल प्रॉफिट होता है उसमें से उस बंदे की सैलरी हम डिडक्ट करते हैं, और जो हमारे पास अमाउंट बचता है जैसे यहाँ पर 94 बचा उसको फिर हम इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड करते हैं तीनों लोगों में, समझ गए। ये इन्वेस्टमेंट के रेशियो से ए का आया, ये ए की सैलरी आई, तो दोनों को जोड़ दिए तो ए को कितने मिले 34,200। ओके, अब सवाल पे वापस आते हैं, ठीक है। मेरे को थोड़ी सी कोल्ड है तो अगर वॉइस में कोई थोड़ा सा इंटरप्शन हो तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। देखो सवाल समझो, ए बी सी ने किस रेशो में इन्वेस्टमेंट करा है, ए बी सी का इन्वेस्टमेंट है 9:7:5, इट मीन्स 9x 5x 7x और 5x, ये इनका प्रॉफिट है मान लो, क्योंकि हमारे को 11 महीने बाद का बोला और 11 महीने फिक्स अमाउंट है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वो इसी में होगा। लेकिन सवाल देखते हैं क्या है, उनमें से ए जो है वर्किंग आदमी है, ए क्या है वर्किंग पार्टनर है, तो वो 1,050 रुपए क्या पर मंथ क्या करता है ले लेता है। और उसके बाद वो क्या सोचते हैं कि भाई हम क्या करेंगे 12,500 रुपए डोनेट करेंगे टोटल प्रॉफिट का, इसका टोटल प्रॉफिट का, एंड शेयर द रेस्ट इन प्रपोर्शन टू देयर इन्वेस्टमेंट। ए गेट्स द 450 रुपए लेस देन द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी, फाइंड द टोटल प्रॉफिट आफ्टर 11। समझे, हमारे पास यहाँ जो रियल डेटा दे रखा है, जैसे हमारे पास 1,050 रुपए और 450 रुपए, इसको एक बार है ना रेशो में ले लेते हैं, या फिर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मतलब जस्ट टू इजी कैलकुलेशन 1,050 और 450, अगर मैं इसको 150 से सिंप्लीफाई कर लूँ, क्योंकि आगे समझाऊंगा ये 150 का क्या करेंगे, ठीक है। इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आता है, ये आता है 7 और रेशो 3 में, यानी 7 रुपीज और 3, ऐसे समझ लो कि वो कितने रुपए लेता है सैलरी के लिए 7 रुपए लेता है, और ए को कितने ज्यादा मिलते हैं बी सी से 3 रुपए ज्यादा मिलते हैं, बस इतना समझ लो अभी के लिए। तो अगर मेरे पास ए, मुझे पता है कि ए सैलरी कितनी ले रहा है, ए सैलरी ले रहा है 11 महीने में 7 रुपए के हिसाब से, तो ए 77 रुपए सैलरी लेता है, समझ गए। ए कितना प्रॉफिट लेता है इन्वेस्टमेंट रेशो में, तो वो 9x रुपए लेता है, ठीक है, और सैलरी के रूप में 77 रुपए लेता है। ये जो चीज है ये चीज क्या है एक ही है। बी सी के लिए बात करूं अगर मैं, बी सी किस रेशो में मिलेगा बी सी को 7x और 5x, ठीक है 7x और 5x, तो यानी ये हो जाएगा 12x। तो हमें यही बोला है कि ए को बी और सी के हिस्से से 450 रुपए कम मिलते हैं, यानी 12x से 450 कम, तो 450 इधर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 450 इधर आ जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, लेकिन हमने 450 को बोला है 3, तो यहाँ पर 3 जोड़ दो, तो यानी किसके बराबर है ये 12x के बराबर है। अब ये कितना हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 3x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 80/3, कोई दिक्कत। यानी मैंने क्या करा है a और b का बराबर रखा है, क्योंकि हमें इक्वेशन बोला है कि जो a की जो वैल्यू है वो a को जो है 450 रुपए ज्यादा मिलते हैं b और c से, इस लैंग्वेज का मतलब यही है, ठीक है, या b c को 450 से कम मिलते हैं a से, ठीक है, कैसे भी समझ लो आप इसको। तो x की वैल्यू अगर इतनी आ गई तो मुझे क्या पता है इस चीज से कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल जो प्रॉफिट है इन्वेस्टमेंट से वो कितना आ रहा है 7 + 5 12 और 9 21x, तो 21x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 21/3, तो कितना हो जाएगा ये 7, तो यानी हो जाएगा 560 रुपए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट से जो अमाउंट बना वो 560 रुपए, लेकिन हमारे पास टोटल प्रॉफिट थोड़ी आएगा, टोटल प्रॉफिट के लिए अपने को 77 और जोड़ना पड़ेगा, जो कि हमने एक एज ए सैलरी दे दी थी। भाई वो पैसा भी तो जोड़ेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि यार फाइनली 11 महीने बाद हमें इतना प्रॉफिट हुआ, उसमें से 77 रुपए जो है ये हमारा ए ले गया था, तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा इसमें जोड़ेंगे तो 63 और ये 7, समझे। तो ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है इसमें से भी हम क्या करेंगे, ये जो 12.5% है ये हमने दे दिया, 12.5% हमने दान दे दिया, दान देने के बाद ये वैल्यू है, तो अगर ये दान देने के बाद वैल्यू है यानी ये 7 यूनिट की वैल्यू है, हमें टोटल प्रॉफिट के लिए 8 की वैल्यू चाहिए, जो कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, तो 7 नाम 63 और ये 8 9 8 72 यानी 728, तो ये हमारे पास 11 महीने बाद टोटल प्रॉफिट था, ठीक है।
अब एक चीज सोचो कि हमारा आंसर तो 11 महीने बाद टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा था, 728 आया, बट यहाँ पर जो है ये तो बड़े बड़े अमाउंट दे रखे हैं, तो ये कैसे अलग आ रहा है? वो ऐसे अलग आ रहा है क्योंकि यहाँ हमने जो ये अमाउंट था कि 1050 रुपए थे, ये 450 रुपए थे, हमने इनको सिंप्लीफाई करा था 150 से। तो जो हमने सिंप्लीफाई करा था 150 से, वो 150 हम इसको वापस दे देते हैं, यानी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 00, 15 8 120 की 2, एक बार 15 दूनी 30, और ये मेरे पास 15 7 105 और 4 109 आ जाएगा, है ना? तो ये हमारे पास जो है फाइनल क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको ऐसे समझ सकते हो, काफी ज्यादा टेक्निकल था, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो वापस समझा देता हूँ, मैंने करा क्या है, मैंने करा क्या है कि ए बी सी का टोटल जो प्रॉफिट था वो 11x 21x था, समझ गए? उसमें से हमने बोला कि भाई जो 21x था इन्वेस्टमेंट वाला, ठीक है, टोटल प्रॉफिट अलग चीज होती है। देखो ये टोटल प्रॉफिट था हमारे पास 728, इसमें से कुछ रुपए इन्वेस्टमेंट रेशो में आए, इसका जो कुछ बचा हिस्सा था वो पहले 12.5% प्रॉफिट पे दिया, ठीक है। उसके बाद जो बचा था वो सैलरी दे दी, सैलरी एक को दे दी, उसके बाद जो बचा वो इन्वेस्टमेंट रेशो में आया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेशो में। तो वो इन्वेस्टमेंट रेशो जो है ये 21x है टोटल, समझ गए बात को? तो हमने क्या करा है कि ए को मिले 9x प्लस 77, और प्लस 3 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 12x के बराबर हो, ये मैंने समझाया था। जो x की वैल्यू यहाँ से 80/3 आई, तो यहाँ से तो टोटल प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट से आया वो 560 रुपए था, प्लस सैलरी भी तो मिली है इसको, एक को, तो वो सैलरी हमने इसमें जोड़ दी, तो ये कितना आया, 637 रुपए। बट ये 637 रुपए वो अमाउंट है जो हमने टोटल प्रॉफिट का 12% क्या करना, डोनेट करने के बाद मिला है हमें। टोटल कितना था 728, उसका हमने 12% डोनेट करा, उसके बाद हमें 637 रुपए मिले, समझे? तो हम उसका 8/7 निकाल लेंगे, तब हमें यहाँ से 728 रुपए मिलेगा, और जिसको हम वापस से सिंप्लीफाई कर लेंगे 150 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और काफी लोग अभी भी इसमें कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। देखो समझो, एक तो भाजक भागफल और इनमें कंफ्यूजन हो जाता है काफी, तो एक बार लिख लो यार। देखो यहाँ जो बीच में जो नंबर आता है वो हमारे पास होता है डिविडेंड, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य। ओके, ये हमारे पास होता है भागफल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्वोशिएंट। ओके, यहाँ हमारे पास आता है भाज्य, और सॉरी भाजक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइड करने वाला, ठीक है। और ये तो हमें पता है कि यहाँ जो बचता है वो होता है शेषफल, इट मीन्स रिमाइंडर, ये बचेगा रिमाइंडर, समझ गए? अब हमारे पास सवाल पढ़ते हैं हम, ठीक है। ड्यूरिंग अ डिवीजन प्रांजल मिस्टेकनली टुक एज द डिविडेंड a number that was 10% greater than the original dividend. He mistakenly took as the divisor a number that was 25% greater than the original divisor. If the correct quotient of the original divisor problem was 25, the remainder was 0. In that case, जब क्वेश्चन रिमाइंडर, जब क्वेश्चन उसने ओरिजिनल लिया तो क्वेश्चन 25 था और रिमाइंडर कितना बचा उस टाइम 0 था। तो व्हाट क्वेश्चन डिड प्रांजल ऑब्टेन अज्यूमिंग देयर वाज नो एरर इन हिज कैलकुलेशन? ठीक है, चलो देखते हैं। देखो दो केस बनाते हैं यहाँ पर, एक ये वाला, एक ये वाला, ये ओरिजिनल मानेंगे, ये ओरिजिनल वाला है, और ये जो है वो एरर के साथ है, एरर वाला, मतलब जो उसने अप करके लिखा है। पहले केस में क्या बोल रहा है कि प्रांजल मिस्टेकनली टुक एज द डिविडेंड, डिविडेंड ये बीच वाला, एज ए नंबर वाज 10% ग्रेटर देन द ओरिजिनल। मान लेते कि जो नॉर्मल था, यूजुअल वाला था, वो 10x था, तो इससे उसने 10% ग्रेटर ले लिया, यानी क्या लिया, 11y लिया। ओके, और दूसरी चीज क्या बोली है कि उसने डिवाइजर जो है अपने पास, ये जो भाजक है, इसको भी क्या लिया है, 25% ग्रेटर लिया है ओरिजिनल से। तो हम मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल भाजक था, ओरिजिनल डिवाइजर था, वो 4y था, तो उसने बाद में अप करके 5y लिया होगा, ठीक है। और ओरिजिनल जब लिया उसने तो क्वेश्चन था उसका 25, और इस केस में क्वेश्चन 25 था, और जो रिमाइंडर था यहाँ 0 था। तो हमें पता है कि 4y इंटू 25 किसके बराबर हो जाएगा, 25 इंटू 4y बराबर हो जाएगा 10x के। तो यानी मेरे पास यहां से x अपॉन y की जो वैल्यू आ जाएगी
वो कितनी आ जाएगी भाई, 10/1 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये मानते हुए कि उसने कोई कैलकुलेशन में अगर उसने कोई एरर नहीं करा, तो प्रांजल को कितना भागफल प्राप्त हुआ, कितना क्वोशिएंट प्राप्त हुआ इस केस में, इसका तो पता है हमें, इसका पूछा है। तो यहाँ पर y की वैल्यू 5 है। ओके, और यहाँ पर जो x की वैल्यू, ये क्या करती है, अच्छा ये x है, ये 10x था ना, उसको इंक्रीमेंट करें 11x है, तो ये 11x हो जाएगा। ओके ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 10 रखता हूँ तो 110 आएगा। तो हमें पता है कि जब मैं 110 को भाग दूंगा 5 से, तो मेरे पास कितना आता है क्वोशिएंट, 22। तो यही तो पूछा है हमसे कि कितना होगा हमारे पास, ये 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। तो आज के बाद ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए जब अगर एग्जाम में दोबारा आया तो ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंग्वेज काफी अच्छी है इस क्वेश्चन की, तो एक बार पॉज करके ट्राई जरूर करना है इसको, ठीक है, तभी मैंने इस क्वेश्चन को ऐड करा। देखो, an artist alone can complete a painting in 22 days. Every next day, a new artist joins the work. In 2y plus 3 days, the original painting will be completed twice, assuming no artist join after the 8th day from the start. Find the value of y. Okay, तो देखो बोला क्या गया है कि जब हम क्या कर रहे हैं, एवरी नेक्स्ट डे एक नया आर्टिस्ट जोड़ रहे हैं, तो टोटल y+2y+3 इतने दिनों में कितना काम हो रहा है, ओरिजिनल का डबल काम हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा है कि हमने शुरू से लेकर के और 8वें दिन तक रोजाना एक एक बंदा नया जोड़ते गए हैं। ठीक है, कैसे जोड़ रहे हैं कि देखो, हमारे पास लेट सपोज कि एक आदमी एक दिन में एक ही काम करता है, एक वर्क करता है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट ही है ना। तो अगर पहले दिन एक बंदा आया, उसने एक काम कर दिया, दूसरे दिन हमें पता है कि हमें डबल बंदे करने हैं, डबल मतलब एक और एक्स्ट्रा शामिल करना है, तो यहाँ पर डबल हो गए बंदे। तो अगले दिन 2 बंदों ने काम करा, अब 2 दिन में यहाँ तक 3 काम हो गया। तीसरे दिन क्या हुआ, एक बंदा और शामिल हो गया। ठीक है, आज आज की तारीख में यहाँ पर काम करने वाले 2 बंदे हैं, समझ गए, 2 दिन में 2 काम। तो हमने तीसरे दिन एक बंदा और एक्स्ट्रा आ गया, तो तीसरे दिन 2 काम तो होता बट एक एक्स्ट्रा काम और हो गया क्योंकि 3 बंदे आ गए। ऐसे ही चौथे दिन 3 काम होता बट एक और एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि 4 बंदे आ गए। ऐसे ही 5वें दिन, ऐसे ही 6th डे, ऐसे ही 7th और ऐसे ही 8th डे। ओके, तो आप इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, n+1 वाले फॉर्मूले से, n × n+1/2, वो होता है 36। तो यहाँ तक जो है 36 काम आपका कंप्लीट हो चुका, 36 काम कंप्लीट हो चुका 8 दिन तक। ठीक है, हमें पता है कि 2y+ दिन तक टोटल काम हुआ है, उसमें से 8 दिन का काम तो ये हो चुका, तो बचा काम कितना, 2y+3 -8, इतने दिन का काम, यानी 2y-5 इतने दिन का काम। अब कितने लोग करेंगे, 8 लोग करेंगे। ये वाला जो काम है, ये काम 8 लोग करेंगे। ठीक है, तो इतने दिन अगर 8 लोग काम करेंगे तो कितना काम होगा, तो वो हमें बता रहे कि हमें बोला है कि 8वें दिन के बाद कोई बंदा शामिल नहीं हुआ, तो इतने दिन तक अब 8 बंदे काम करेंगे। 36 काम हमारे पास डन हो चुका है। उसके बाद हमारे पास दिन कितने बचे, 8 दिन तो हटा दिए, तो रिमेनिंग डेज 2y-5। ये जो 2y-5 दिन है, इतने दिन तक अब 8 लोग काम करेंगे, और ऐसा करने से हमारे पास ये जो चीज है, ये टोटल कितना था, 2y+3 था, और इतने दिन में क्या काम हो रहा था, टोटल जितना काम होता है उसका डबल दिन लग रहे हैं। बोला गया ना, ये देखो, प्रत्येक अगले दिन एक नया नया कलाकार शामिल होता है। 2y+3 दिनों में मूल पेंटिंग 2 बार पूरी हो जाएगी। इतने दिनों में 2y+3 डेज, ये 2y+3 डेज, इतने दिनों में मूल पेंटिंग 2 बार पूरी हो जाएगी, यानी मूल पेंटिंग हमें पता है एक बार में 22 दिन में पूरी होती है। तो डबल बार कितने दिन में पूरी होगी, 44 दिन में पूरी होगी। तो हमें ये इक्वेशन बराबर रखनी है। तो हमारे पास यहाँ से 2y-5 × 8, इधर कितना आ जाएगा, 8, 36 को उधर ले गए तो यहाँ से 1 काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 बचा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 1+5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3। यानी y की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 3 थी। मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार कि बोलना क्या चाह रहा है, कि आपको कह रहा है कि टोटल काम जो है 2y+ दिन में 3 दिन में
डबल काम हो जाता है, यानी डबल बार पेंटिंग डन हो जाती है। इसमें ये बोल रहा है कि शुरू के 8 दिन तक कितना काम हुआ है वो हमें बता दिया, कि शुरू के 8 दिन तक पहले दिन एक काम करा एक बंदे ने, फिर दो बंदों ने दो काम करा, तीन बंदों ने तीन करा, चार बंदों ने चार, सो ऑन, 8 बंदों ने 36 काम तक निपटा दिया। 8 दिन में काम निपटा दिए, 2y डेज है, तो 8 दिन का काम तो निपट गया। अब बचे कितने डेज, 2y-5 डेज बचे। अब ये जो डेज है, इतने दिन तक 8 बंदे ही काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पहले दिन एक बंदा काम करा, दूसरे दिन दो, जो 8वें दिन के बाद भी 8 बंदे काम करेंगे, क्योंकि उसके बाद कोई भी बंदा जो है शामिल नहीं हुआ है लेबर। तो ये जो टाइम है, इस टाइम तक 8 बंदे ही काम करते रहेंगे इतने दिन तक, और ऐसे करने से हमारा क्या होगा, एक काम जो है वो डबल बार पूरा हो जाएगा। यानी एक बार काम अगर 22 दिन पूरा हो रहा है, तो डबल बार काम जो है 44 दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, कि आपको एग्जाम में जरूर प्रॉब्लम दे सकता था। ये लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तो इस पर प्रैक्टिस करना है एक बार, इन क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से करने की। आई होप आपको सेशन में जरूर हेल्प मिली होगी। इस वीडियो में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।